क्या बताने जा रहे हैं? हिस्ट्री मतलब इतिहास। हिस्ट्री मतलब 3 पार्ट है, एंसेंट, मेडुअल और मॉडर्न। 3 पार्ट है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडर्न की। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं बेटा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सबसे पहले जो चीजें पढ़नी है वो आप जान जाइए कि आपको इसमें जानना क्या है। इसमें आपको जो जानना है कि कंपनी कौन सी आई भारत में, कौन सी कंपनी थी जो भारत में आई। सबसे पहले जो कंपनी आई वो थे पुर्तगाली। कौन सी कंपनी आई? यहाँ पे मैं नोट भी कर दे रहा हूँ, पुर्तगाली। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच। डच मतलब हॉलैंड। इसके बाद आए अंग्रेज, इंग्लिश कंपनी। और इसके बाद आए फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी आई। ये कंपनियों का आगमन है भारत में। ये कंपनियां आई और भारत में सबसे लंबे समय तक जो कंपनी रुकी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों। ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस में पहले वो मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक सबसे जो जरूरी चीज है कि अंग्रेज आए भारत में और उन्होंने कुछ लड़ाइयां लड़ी। सबसे पहली जो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है वो तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का जो वार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वार को बोलते हैं हम लोग बेटा कर्नाटक वॉर। क्या बोलते हैं इसको? कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक वॉर बोलते हैं। और बेटा ये 3 कर्नाटक वॉर लड़े गए। 3 कर्नाटक वॉर। तीसरे कर्नाटक वॉर में डिसाइड हो गया कि कौन सी कंपनी भारत में नहीं रहेगी। फ्रेंच हार गए और फ्रेंच कंपनी भारत में बंद कर दी गई। कंपनी बची अंग्रेज। यानी पूरे भारत का जो, अगर हम ये एक नक्शा आपको ले ले बेटा, ऐसे एक नक्शा बना लें एक, तो मैंने आपसे बताया कि उस समय जो भारत की पोजीशन है उसमें जो बंगाल का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही है, इसीलिए युद्ध भी लड़ा गया। एक वॉर भी हुआ बंगाल में, और बंगाल में जो युद्ध लड़ा गया वो बंगाल के नवाब के विरुद्ध लड़ा गया और वो था प्लासी का युद्ध, वार ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो ये अंग्रेज और किसके बीच हुआ? ये बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन है? बंगाल का नवाब उस समय है, बताइए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब है। इसके बीच ये लड़ा गया और इसमें इस सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, उसने गद्दारी की और वो क्लाइव से जाके मिल गया। और इस कारण जो ये युद्ध है वो कुछ समय में ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक और बार अंग्रेजों ने लड़ा और वो लड़ाई थी बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई ये जो लड़ी गई वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई। 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ये भी अंग्रेज हेक्टर मुनरो के हाथ में कमान थी। अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया? और ये 3 शक्तियां थी भारत में, उन लोगों ने मिलकर सामना किया था अंग्रेजों का। पहला कौन थे? मुगल। तो मुगल लड़ रहे थे पहले पॉइंट पर। मुगल उस समय कौन था? उस समय मुगल का नाम पूछेगा आपसे, तो उस समय मुगल कौन है? अली गौहर, शाह आलम। तो मुगल लड़ रहे हैं और कौन इनसे लड़ रहा है? और लड़ा है बंगाल का पूर्व नवाब। बंगाल का पूर्व नवाब कौन है? मीर कासिम। कौन है? मीर कासिम। वही मीर कासिम जिसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी और बाद में जब अंग्रेज खफा हो गए तो मीर कासिम को हटा दिए और उन्होंने ही
फिर मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया था, मीर कासिम। और अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन है? अवध का नवाब है इस समय, अवध का नवाब कौन है? ये सुजाउद्दौला है। वो सिराजुद्दौला था, ये सुजाउद्दौला है, याद करना यही, सुजाउद्दौला। इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया और अंग्रेजों की कमान जो थी, यहाँ अंग्रेज कौन कमान संभाला था? क्लाइव। और यहाँ कौन सा अंग्रेज कमान संभाला हुआ है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इसने कमान संभाली है, हेक्टर मुनरो ने। और ये लड़ाई जो है अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1764 को जीत ली, यानी आधा पूरा भारत पर नियंत्रण बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का स्थापित हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जहां प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों की एक कूटनीतिक विजय थी, वहीं बक्सर की लड़ाई जो थी वो अंग्रेजों की एक सैनिक विजय थी। यानी हेक्टर मुनरो पराजित कभी नहीं हुआ था जो ऑस्ट्रिया का वार उसने लड़ा था, इसलिए उसको पूरा अनुभव था कि लड़ाई कैसे जीती जाएगी। ठीक, जब ये वार हो गया बेटा, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपने शासन को मजबूत करने की एक परंपरा स्टार्ट कर दी। और इसीलिए अंग्रेजों ने एक शासन लगाया। शासन कौन सा लगाया बेटा? बंगाल में एक शासन लगाया। और उस बंगाल में शासन को हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल के शासन को हम लोग कहते हैं द्वैध शासन। बंगाल में एक ड्यूअल सिस्टम लगा, बंगाल में एक द्वैध शासन लगाया गया। ये चीज आपको दिख रही होगी, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, ये एक फिगर मैंने दिया। बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक, यानी बंगाल में एक सिस्टम लाया गया। बंगाल में क्या लाया गया? द्वैध शासन, ड्यूअल सिस्टम। किसने लगाया बेटा? क्लाइव ने। पूछेगा कि द्वैध शासन व्यवस्था को किसने लगाया, तो क्लाइव ने लगाया ये द्वैध शासन व्यवस्था को। क्लाइव वहां पे लगा रहा है। अच्छा, जब क्लाइव ने व्यवस्था बेटा लगाई तो क्लाइव खुद नहीं जानता था कि इसका क्या परिणाम होगा। इसकी बहुत आलोचना भी हुई, इस द्वैध सिस्टम की बहुत सारी आलोचना भी की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली बात है कि बंगाल के अलावा भारत के और भी जो प्रांत थे उसमें अलग अलग व्यवस्था जो सिस्टम था उसमें लगाया गया। और कई स्थानों पे अलग अलग व्यवस्था से जो है लगान वसूल किया गया। जैसे एक जगह लगाया गया बेटा जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था ये कार्नवालिस के समय लगाई गई, कार्नवालिस के समय लगाई गई। इसके बाद लगाया गया बेटा रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत के अलग अलग जगहों पे लगाई जा रही है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कैप्टन रीड के समय की व्यवस्था है लगाई गई। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था कहाँ लगाई गई? यह व्यवस्था लगाने वाला कैप्टन थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसको लगाए थे। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड का नाम इनमें लिया जाता है। यहाँ पे मार्टिन बर्ड, यहाँ कौन लगाते हैं? मार्टिन बर्ड। एक मिनट इसको दिखा देता हूँ, ये है मार्टिन बर्ड, लगाने वाले हैं मार्टिन बर्ड। यहाँ पे आप नाम लिख, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, दो लोग का नाम आता है। थॉमस मुनरो, ये दोनों लोग का नाम आता है। ये मैंने आपको मोटा मोटा एक चीज इतिहास में बताया कि जमींदारी व्यवस्था, जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इस व्यवस्था को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। ये लगाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के 12 महल जिले में पहली बार कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने लगाई। महलवाड़ी व्यवस्था मार्टिन बर्ड ने लगाई। ये तीन अलग अलग व्यवस्था लगाने का उद्देश्य बेटा क्या था? उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लगान को भारत से वसूलना। भारत के अलग अलग जगहों पर यह व्यवस्था लगाई गई। कहीं बनारस में लगाई गई, मद्रास में लगाई गई, भारत के अलग अलग जगहों पर। भारत के 33% लैंड पर यह व्यवस्था स्थापित की गई, 19% लैंड पर यह व्यवस्था स्थापित की गई, अलग अलग क्षेत्रों में की गई।
कुछ व्यवस्था फेल हो गई। मारवाड़ी व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि लगान की दर निश्चित न होने के कारण कोई ज्यादा लगान लाता था, कोई कम लगान लाता था, तो कुछ व्यवस्थाएं फेल भी हो गई मारवाड़ी सिस्टम। लेकिन ये पूरी व्यवस्था से भारत में एक असंतोष की स्थिति व्याप्त हो गई, इसीलिए एक विद्रोह हुआ बेटा, और उस विद्रोह को कहते हैं 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह। ये बहुत बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ उपज गया भारत में 1857 का विद्रोह, क्योंकि ये जमींदारी व्यवस्था जो लगाई गई, जो जिससे किसानों का शोषण हुआ, और किसानों ने जो है इस व्यवस्था का विरोध किया, और इसी विरोध से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो असंतोष फूटा, और असंतोष फूटा तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भी था, और इसीलिए 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ। 1857 के विद्रोह के तमाम कारण थे, एक दो कारण नहीं थे बेटा, तमाम कारण थे। क्या क्या कारण थे? कारण थे सामाजिक भी, सोशल सामाजिक कारण थे। अंग्रेजों ने भारत के जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें घुसने का प्रयास किया, कई परंपराओं को उन्होंने छेड़ने का प्रयास किया, सती प्रथा को बैन भी किया गया। अच्छी व्यवस्था नहीं थी लेकिन उसको बैन किया अंग्रेजों ने। ठीक, तो ये जो व्यवस्थाएं थी, जो समाज में लगता था कि भारतीय समाज में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सामाजिक व्यवस्था जो है वो कारण बनती है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था भी थी, राजनीतिक व्यवस्था भी थी, ये भी कारण थी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े जो राजा महाराजा थे उनके शासन व्यवस्था को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था, वो पराजित हो गए थे। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले से उठा के कुतुब मीनार में बैठा दिया गया था, बहुत सारे नौकर चाकर बेकार हो गए होंगे, तो ये व्यवस्था भी राजनीतिक व्यवस्था का एक बनती है। इसके अलावा एक और व्यवस्था थी, सांस्कृतिक कारण भी था बेटा, बहुत सारे सांस्कृतिक कारण थे। और सबसे बड़ा जो कारण बना वो बना सैनिक कारण। एक नई राइफल लाया गया, एक नई राइफल का प्रयोग किया गया। बेस ब्राउन का नाम सुने, इनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, और उस राइफल का जो कारतूस था उसको दांत से खोलना था। हिंदू कहता था मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और मुस्लिम कहता था मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि कारतूस को दांत से खोलना था। उस पर जो चर्बी लगी थी शायद उसमें गाय या सुअर की चर्बी थी। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसका विरोध किया, और गाजीपुर के मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट की हत्या कर दी, उनको फांसी की सजा दी गई। गाजीपुर के मंगल पांडे को 6 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। और ये पूरी विद्रोह की खबर जो फैल गई, कहां चली गई? सैनिकों में। पूरे सैनिक जो थे, मेरठ के सैनिक पूरी रात चले और सुबह आ गए दिल्ली। और दिल्ली जब पहुंचे तो उन्होंने मुगल बादशाह उस समय कौन था? मुगल बादशाह का उस समय नाम बताएंगे आप? मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया दिल्ली में। कमान संभाली बख्त खां ने, बख्त खां ने कमान संभाली, लेकिन नेता बहादुर शाह जफर है। वैसे अलग अलग इलाकों में, ये तो दिल्ली में कमान संभाली गई, कानपुर में कमान जो संभाली गई वो नाना साहब और तात्या टोपे जिनको आत्माराम पांडुरंग भी कहते हैं, नाना साहब को धोधुपंत कहते हैं, ठीक, इन्होंने कमान संभाली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाल ली। रानी लक्ष्मीबाई जिनको मणिकर्णिका कहते हैं, इनका एक और नाम मणिकर्णिका। लखनऊ में बेगम हजरत महल इन्होंने कमान संभाल ली बेटा।
यानी अलग अलग जगहों पे, बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह, तो अलग अलग जगहों पे ये कमान संभाली गई 1857 के विद्रोह में। विद्रोह किस दिन होगा तिथि निश्चित नहीं थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय फूटा, कहीं 4 जून, कहीं 3 जून। इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया इस पूरे विद्रोह को दबाने में, और कुछ लोगों ने साथ भी नहीं दिया, जैसे कुछ राजे महाराजों ने साथ नहीं दिया, पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया। इसके अलावा कौन? इसके अलावा और भी लोग थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे। विद्रोह पूरे भारत में फूटा भी नहीं, बंगाल ऐसे क्षेत्र में विद्रोह नहीं पहुंच पाया, ठीक। तो कई ऐसे स्थान थे जहां ये विद्रोह की चिंगारी नहीं भी पहुंच पाई। रोटी और कमल का फूल तो दिया गया, लेकिन सारी जगह इस विद्रोह की चिंगारी पहुंच नहीं पाई, और अलग अलग समय पर अलग अलग जगह फूटा। बहादुर शाह जफर दिल्ली में थे, उनको गिरफ्तार किया गया हडसन और निकलसन के द्वारा। हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे अपने पोतों के साथ। ऐसे ही नाना साहब नेपाल चले गए। रानी लक्ष्मीबाई, जनरल हीरोज ने सामना किया, और उसने कहा एक ऐसी महिला जो मर्द थी, उसने स्टेटमेंट दिया है, इतनी बहादुरी से लड़ी है रानी लक्ष्मीबाई, तो उसने कहा भी है जब वो मर गई तो कहा एक ऐसी महिला थी जो मर्द थी, एकमात्र मर्द थी। ये जनरल हीरोज का कथन है रानी लक्ष्मीबाई के लिए, ठीक। बहुत मजबूत महिला थी, है ना। तो अलग अलग समय में फूटा, इसीलिए ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी पूरे भारत में एक चिंगारी भड़क गई कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया। ऐसा न हो, ऐसा न हो, इसीलिए अंग्रेजों ने एक प्रयास किया बेटा। और वो कौन सा प्रयास किया? वो प्रयास किया, उनका जो प्रयास था वो अलग था। प्रयास ये था कि किसी भी तरीके से एक ऐसी संगठन की स्थापना की जाए जो फिर विद्रोह की स्थिति के बारे में हमको बता दे, यानी दोबारा भारत में विद्रोह न हो, ऐसी स्थिति की बात उन्होंने की। दोबारा भारत में विद्रोह न हो, इस चीज को उन्होंने रियलाइज किया। इसीलिए बनाया गया INC। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। कहा जाता है कि इसको बनाने के पीछे वायसराय डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये डफरिन चाहता था कि ऐसा किया जाए, ये डफरिन के दिमाग की उपज थी INC को बनाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, और इसका पहला अधिवेशन बंबई में होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया, इसलिए फर्स्ट जो इसका सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन ये कहां हुआ? बंबई में हुआ। बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला जो है वो अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे लिख दे रहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट INC के पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी। कौन बने? WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। जब इसके सेक्रेटरी मतलब सचिव, सेक्रेटरी मतलब सचिव, इसके पहले सचिव कौन बने? ये तो अध्यक्ष थे बेटा, यहाँ याद रखिएगा, ये अध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष पूछेगा। पहले सचिव कौन बने?
पहले सचिव बने AOU, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, शिमला का सन्यासी भी कहते हैं। INC के पहले सेक्रेटरी बने AOU, पहले प्रेसिडेंट बने WC बनर्जी और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 28 दिसंबर 1885 को गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहली बार INC की बैठक हुई। होना था पुणे में प्लेग फैल गया, इसीलिए ये बैठक कहाँ हुई? ये बम्बई में हुई। पहला सेशन, ये फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन मैं कुछ बता रहा हूँ, थर्ड सेशन, फोर्थ सेशन, और भी सेशन, जब तक आप आजाद नहीं हो जाएंगे तब तक सेशन चलेगा। लेकिन पहला सेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। ये याद करना है आपको, 4 सेशन। पहला सेशन बम्बई में हुआ, इसमें अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। मद्रास में कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बेटा INC के। और इलाहाबाद में पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जिन्होंने INC की अध्यक्षता की फोर्थ सेशन में। तो ये बेटा INC के बारे में हुआ। अब पूछेगा कि इसमें ये सेशन कब तक चला, तो आप बताइए। 1947 तक चला, जब तक हम आजाद नहीं हुए तब तक INC की बैठक हुई। लेकिन इस पूरे में 1-2 प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि INC की पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सबसे पहली प्रेसिडेंट कौन है INC की? तो INC की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, एनी बेसेंट। INC की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था। और यह भी पूछेगा कि INC की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भी आपको करना है। तो INC की पहली भारतीय जो महिला अध्यक्ष हैं वो बेटा कौन है? सरोजिनी नायडू। ये कब बनी? 1925 में। सरोजिनी नायडू कब बनी? 1925 में। ये INC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। क्लियर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में प्रश्न आएगा। और जब ये बन गया तो अंग्रेजों के समझ में आया कि कुछ गलत हो गया। तब इनको लगा कि नहीं, हमने कुछ गलत कर दिया बना के। कर्जन जब आया वायसराय तो वो कहता भी है कि मैं चाहता हूं कि ऐसी संस्था भारत में न रहे। कर्जन का कथन है कि INC जैसी कोई संस्था भारत में न रहे, यह कर्जन कह रहा है। वही कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया 1905 में, 1905 में बंगाल का जब विभाजन होगा तो वही कर्जन कहेगा कि इस संस्था को हमारी आंखों के सामने खत्म हो जाए, ज्यादा अच्छा है। इस पूरी संस्था में बाद में 2 ग्रुप सामने आया। एक अंग्रेजों का समर्थन करता है, अंग्रेजों का समर्थक है, और दूसरा जो अंग्रेजों का विरोधी है, अंग्रेजों का विरोध करता है। इसमें कौन है? इसमें है लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल का मतलब आप समझ गए? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये लोग बार बार कहते थे कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक? तो वो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते थे। और कुछ लोग, जिसमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, ऐसे नेता हैं जो बार बार कह रहे हैं कि अंग्रेज अभी तो भारत को एकजुट कर रहे हैं, नया कानून बना रहे हैं, पुलिस व्यवस्था कार्नवालिस ने लाई है, शासन व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, तो भारत को बनाया जा रहा है धीरे धीरे। भारत तो कई राजे महाराजों का देश है, भारत तो है ही नहीं। तो ऐसे में भारत को यूनाइट कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, तो इसलिए अभी अंग्रेजों का विरोध हमको करना उचित नहीं है। तो इसमें 2 वर्ग, रेडिकल्स, और ये जो वर्ग बन रहे हैं, ये दोनों वर्ग आपस में बाद में लड़ भी जाएंगे
जब सूरत अधिवेशन आएगा 1907 में, जब सूरत अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस का पहला विभाजन होगा और वो होगा नरम दल और गरम दल। कांग्रेस दो भागों में टूट जाएगी, एक नरम दल बनेगी, एक गरम दल बनेगी। तो 1907 में विभाजन होगा इसका। क्लियर हो रहा है बेटा? इतना सबको इतना क्लियर है? ठीक, तो ये चीजें आपको